प्रिय छात्रों, देखिए बेटा, कक्षा 12 संस्कृत साहित्य विषय हेतु आपने समास प्रकरण पिछले वीडियो में शुरुआत हम लोगों ने की थी। उसी क्रम को आगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले आपने परिभाषा देखी समास में। समास जो शब्द है उसका एक ही छोटा सा अर्थ है कि अलग अलग शब्दों को मिलाकर, पृथक पृथक शब्दों को मिलाकर जब एक पद हो जाता है, अर्थात समसनम समास, उसे समास हम लोग कहते हैं। भेद हमने पढ़े, इसके मुख्य रूप से 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला केवल समास, फिर जिसका पूर्व पद प्रधान वो हमारा अव्ययभाव समास, जिसका उत्तर पद प्रधान वो हमारा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में भी तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का भी एक भेद है संख्या पूर्वे दिगु। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो है अन्य पद प्रधान जो है बहुव्रीहि समास हम लोगों ने देखा, और उभय पद यानी दोनों ही पद जिसके प्रधान होते हैं वो हमने देखा अव्ययभाव समास। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहला जो भाग है केवल समास। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके कुछ उदाहरण आते हैं केवल समास। ठीक है। केवल समास में सबसे पहले हमने देखा था कि संज्ञा विशेष विनिर्युक्त है, कल आपने पढ़ा था। तो देखिए इसमें उसकी परिभाषा हम लिख चुके हैं, और इसके नीचे भी लिख सकते हैं कि विशेष संज्ञा से युक्त जो होता है वो केवल समास होता है। वो क्या होता है? केवल समास। जैसे यहाँ पर एक दो उदाहरण इसके हम देख सकते हैं। एक उदाहरण आता है इसका पूर्वभूत। पूर्व और भूत दो अलग अलग पद है, और जब इनको हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, जो पूर्व पद है वो अंत में इसके साथ चला जाएगा, तो एक सार्थक संज्ञा शब्द बन जाएगा जिसका नाम होगा भूतपूर्व। भूतपूर्व। ठीक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण इसका देखें तो एक और उदाहरण आता है इसका वागार्थौ। वागार्थौ प्लस वागार्थौ के बाद में इसके साथ आएगा इव। ठीक है। और इसको संयोजित करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो वागार्था विव, वागाथा विव शब्द निर्मित हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण इसकी चलते हैं केवल समास के। अब महत्वपूर्ण हमारा जो भाग है, जो जिसको हम पहला मान सकते हैं, वैसे संख्या में पहला केवल समास चलेगा, लेकिन नंबर 2 पर जब हम देखेंगे तो नंबर 2 पर आता है हमारा अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। इसकी परिभाषा में बेटा हम पहले भी लिख चुके हैं कि जिसका प्रथम पद अर्थात जिसको पूर्व पद कहते हैं वो प्रधान होता है या फिर अव्यय पद होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे यदा, यदा, यदा विभक्ति इत्यादिषु, इत्यादिषु विभक्ति इत्यादिषु अर्थेषु, विभक्ति इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम, वर्तमानम अव्ययम पदम सुबन्तेन, सुबन्तेन सह समस्यते, समस्यते असौ अव्ययभाव समासो भवति। असौ अव्ययभाव समासो भवति। अर्थात जिसका प्रथम पद जो है विभक्ति इत्यादि के अर्थों में वर्तमान में जिसका अव्यय पद जो होता है वो संज्ञा के रूप में संज्ञा के साथ जुड़ा होता है सुबंतेन से।
सुबंत कहते हैं संज्ञा को, संज्ञा के साथ जुड़ा होता है, तो इस परिस्थिति में अव्ययभाव समास होता है। अब अव्ययभाव समास को हल करने के लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें हमें देखना होगा, समझना होगा। हालांकि आप जब भी संस्कृत की बात करते हैं तो आप हर एक कक्षा में समास प्रकरण को पढ़ते आ रहे हैं। यानी प्रथम पद जिसका अव्यय, दूसरा पद जो हो उसका संज्ञा। तो प्रथम पद जब अव्यय होगा, कोई भी अव्यय जो हमारे कोर्स में समाहित होते हैं, कोई सा भी हो सकता है, उप हो सकता है, निर हो सकता है, सह हो सकता है, यथा हो सकता है, प्रति हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी अव्यय हमारा हो सकता है। लेकिन वो जब हमारा समस्त पद होगा तो पहले पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होगा, और जैसे ही हम उसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करना यानी जब दोनों पदों को अलग अलग करेंगे, तो उस परिस्थिति में हमारा जो अव्यय पद था वो, उसका अर्थ जो है, अव्यय पद का अर्थ वो उत्तर पद की ओर चला जाएगा, और उसके साथ जो संज्ञा पद था समस्त पद में वो उसके साथ आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें पहला नियम यही कहता है, इसका प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद जो है संज्ञा होता है, ठीक है। बाकी नोट्स के रूप में आपको मैं PDF भेज दूंगा, उससे देख करके आप कर लेना, लेकिन यहाँ वीडियो में हम समझ सकते हैं। दूसरी बात अगर देखें तो इसके अव्यय पद का जो अर्थ है, अव्यय पद जो आएगा उसके अर्थ की प्रधानता होती है, और जब ये उत्तर पद में विग्रह होकर जाएगा तो अव्यय का अर्थ चला जाएगा। अव्यय का क्या चला जाएगा? अर्थ चला जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर देखें तो दोनों पद मिलकर के जब इन संज्ञा और अव्यय दोनों पदों को हम मिश्रित करके समस्त पद बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में ये पूरा पद ही अव्यय पद कहलाता है। अव्यय पद की खासियत क्या होती है बेटा? अव्यय पद की खासियत ये होती है अविकारी होता है। ये इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है किसी भी प्रकार का, अर्थात ये जैसा होता है वैसे ही रूप में ये प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पे देखें, अव्ययभाव समास से युक्त जो पद होता है वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ये इसकी मतलब फिक्स विभक्ति मानी जाती है। लेकिन समस्त पद जब होगा तो नपुंसकलिंग के एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ये 3-4 महत्वपूर्ण अव्ययभाव समास के नियम हैं जिन्हें आपको जरूर समझना होगा और इन्हें हमें नोट भी करना है। तो देखिए, अब इसके कुछ उदाहरण देखें। जैसे हम लोग, उदाहरण बहुत सारे हैं इसके, और लगभग हमें सभी उदाहरणों की ओर जाना पड़ेगा कुछ समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एक अव्यय जो है वो आता है उप अव्यय, ठीक है, और ये आता है समीपार्थे, समीप अर्थ में, समीपार्थे, ठीक है, ये हमारा समीप अर्थ में उप प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखिए एक उदाहरण देख लें हम, उपकृष्णम। इस पद को जब हम देखते हैं तो इस पद को देख करके हमें क्या प्रयुक्त होता है? सबसे पहले क्या है, इसमें 2 शब्द होंगे कम से कम। तो सबसे पहले क्या है? उप, और नंबर 2 पे क्या है? इसमें नंबर 2 पे है कृष्ण। ये संज्ञावाची पद हो गया और ये अव्यय पद हो गया। जिसका प्रथम पद अव्यय, वो कौन सा हो गया? अव्ययभाव समास, ठीक है। अब इसके अर्थ की प्रधानता, जब पहला नियम हमने देखा था कि अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है, और उप का जो अर्थ है वो क्या है? समीप अर्थ होता है। अब इसको अगर हम करें विग्रह के रूप में, तो विग्रह जब करेंगे तो सीधी सी बात है, विग्रह जब हम अलग अलग करेंगे तो एक सार्थक विग्रह होना चाहिए। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो और हमारी संस्कृत के अनुसार विभक्ति रूप में होना चाहिए। जैसे कृष्ण के समीप, उप का अर्थ हो गया समीप, तो क्या बोलेंगे? कृष्ण के समीप। अब एक साधारण सा वाक्य हो गया, कृष्ण के समीप। कृष्ण एक संज्ञा है, तो किसके समीप हो गया? कृष्ण के। तो का, के, की के अर्थ में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सब यानी जो अव्यय पद है उसका अर्थ पीछे चला जाएगा, संज्ञा पद आगे आ जाएगा। तो क्या करेंगे? कृष्ण मूल शब्द था, इसके साथ षष्ठी का प्रयोग करेंगे, कृष्णस्य, और समीप अर्थ आ जाएगा इसका, समीपम, कृष्णस्य समीपम, ठीक है बेटा। ये हमारा उप जो है पहला अव्यय है जिसका अर्थ होता है समीप। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण कर सकते हैं, उपगंगम।
उपगंगम का क्या बन जाएगा, गंगा मूल शब्द है, और गंगा के समीप उपगंगम होगा तो क्या बोलेंगे, गंगा के समीप। लेकिन गंगा जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है और अकारांत है, तो इसका विभक्ति षष्ठी में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, गंगाया। षष्ठी का एक वचन क्या बनेगा, गंगाया, गंगा के, और वही आ जाएगा समीपम। ठीक है, उपनगरम, उपग्रामम, सब में वही बात है, जिस जहाँ भी उप लग जाएगा उसका समीप अर्थ आएगा। तो क्या, अगर उपनगरम आया तो क्या करेंगे, नगरस्य समीपम, उपग्रामम आया तो क्या करेंगे, ग्रामस्य समीपम। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला जो हमारा अव्ययभाव समास का जो अव्यय था वो था उप। ठीक है, दूसरे अव्यय की ओर चले तो दूसरा अव्यय है हमारा अनु। दूसरा अव्यय क्या है, अनु, जो हमारे कोर्स में समाहित होगा नंबर 2 पर, अनु। और अनु का अर्थ योग्यतार्थे, योग्यता थे, योग्यता अर्थ में या पश्चात अर्थ में। ठीक है, योग्यता अर्थ में या पश्चात अर्थ में इसका प्रयोग होता है अनुरूपम, अनुरूपम अर्थात रूप के योग्य। अनुरूपम जब आ गया तो अनु भाई एक अव्यय है और अनु का अर्थ क्या है, योग्यता अर्थ है, योग्य अर्थ है। तो इसी अनुरूपम को जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रूप के योग्य। ठीक है, वही बात होगी जैसा अभी हमने उपकृष्णम किया था, तो यहाँ अनुरूपम है तो इसका कर देंगे रूपस्य, रूपस्य योग्यम, रूपस्य है योग्यम। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा एक अव्यय और आता है प्रति। अगला आता है प्रति, जिसको कहते हैं विप्सा, विप्सार्थे। ठीक है, और विप्सार्थे का मतलब बार बार का प्रयोग होता है। विप्सार्थे में किसका प्रयोग होता है, बार बार का। तो आपने खूब पढ़ा है, प्रति नगरम, नगरम नगर प्रति, प्रति मासम, मासम मासम प्रति, प्रति ग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने अव्ययभाव समास के अंतर्गत 3 अव्यय को देखा। पहला उप, दूसरा अनु, तीसरा देखा हमने आपके सामने है प्रति। ठीक है, जिसके कुछ उदाहरण हम बोर्ड के माध्यम से समझाए और उदाहरण आपको नोट्स के माध्यम से भी मिल जाएंगे। तो बेटा घर पर रहें और डेली का काम डेली करते रहें। धन्यवाद।